हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है। जो हमारा 6 यूनिट चल रहा था वजन प्रबंधन, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था, जिसमें मोटापा के दौरान आहार में किए जाने वाले संशोधन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम अल्प भार के दौरान आहार में किए जाने वाले संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर अल्प भार होता क्या है। तो इसमें ये देखिएगा, पहले अल्प भार यानी कि मोटापा जहां विकसित राष्ट्रों की कुपोषण संबंधी समस्या है। आप लोग पिछले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि मोटापा वो क्या है, एक समस्या के रूप में उभर के आ रही है, जहां पे व्यक्ति ऐसा है, कुछ व्यक्ति की वो कुपोषित है, किस लिए कि उसे आहार नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो कुपोषण से ग्रसित है। और वहीं पे मोटापा वाले में क्या देखा गया कि वो व्यक्ति इतना खा लिया है कि खा के मर रहा है, खा के उसको समस्या हो रही है। तो इसमें ये देखिए कि मोटापा जहाँ विकसित राष्ट्रों की कुपोषण संबंधी समस्या है, वहीं अल्प भार तथा दुबलापन अविकसित तथा विकासशील देशों की राष्ट्रीय समस्या है। यानी कि जहाँ यहाँ पे जो विकासशील देश हैं, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, अभी विकसित होने की कगार पे हैं, ऐसे देशों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, दुबलापन, अल्प भार की समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पे लोगों को उचित पोषण ना मिल पाने की वजह से ये समस्या हो रही है और ये उस देश की राष्ट्रीय समस्या के अंतर्गत आती है। देखिए, कभी कभी अल्प भार से ग्रसित व्यक्ति के वजन में निरंतर कमी होती जाती है। व्यक्ति जो इतना कमजोर हो गया है कि उसके भार में कंटिन्यू कमी आती जा रही है। इसके आगे है कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखिए कि आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की कमी, यानी कि जो व्यक्ति है जो खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहा है, उस खाद्य पदार्थ में उसके शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। उसके कार्य, उसकी उम्र के अनुसार, उसके लिंग के अनुसार उसके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसके शरीर में अल्प भार की कमी देखने को मिल रही है। आगे देखिए, पोषक तत्वों की कमी के बाद क्या है कि विशेषकर कैलोरी की कमी। कैलोरी का कार्य क्या है कि हमारे शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करती है, और शरीर में जब ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, कैलोरी की मात्रा ही कम रहेगी, तो शरीर जो है वो कार्य नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, शॉर्ट में एक लाइन में समझना चाहे कि अल्प भार क्या होता है, तो देखिए, जब व्यक्ति का वजन आयु के अनुसार सामान्य वजन से 20% या उससे भी कम हो जाता है तो अल्प भार या दुबलापन कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के शरीर का जो सामान्य वजन है उससे अगर 20% या उससे भी कम अगर शरीर का वजन कम हो रहा है तो वह अल्प भार या दुबलापन कहलाता है। हमने पिछली क्लास में भी आपको ये बताया था कि जो व्यक्ति के शरीर का जो सामान्य वजन है उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो शरीर का वजन है वो 100 में से आप जब माइनस करते हैं तब निकल के आता है BMR। उसी के आधार पर हम इसको भी ज्ञात करते हैं। पिछले क्लास में हमने डिटेल्स में बताया है। इसके बाद देखिएगा कि इसी प्रकार से हम ये देख पाते हैं कि अगर सामान्य वजन से 20% कम है और या फिर उससे भी कम है तो वो अल्प भार या दुबलापन कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो अल्प भार है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कि अपर्याप्त भोजन, यानी कि शरीर के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, और अगर जो भोजन मिल भी रहा है तो उसमें शरीर के अनुसार, आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, इसमें शरीर विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए मांसपेशियों में संग्रहित वसा का ऊर्जा प्रदान करने में करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के जो एक्स्ट्रा होते हैं खाद्य पदार्थ, जो पोषक तत्व अतिरिक्त हो जाते हैं, उन्हें वसा के रूप में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन करके उन्हें क्या किया जाता है, संचित कर लिया जाता है। जिसे जब व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में इस ऊर्जा से शरीर क्या करता है, इस वसा से ऊर्जा प्रदान करता है। और जब ऐसी स्थिति में, अल्प भार की स्थिति में व्यक्ति को खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो वसा संचित हुई होती है उसका प्रयोग किया जाने लगता है, जिससे उसके शरीर के वसीय तंतु निरंतर कम होते जाते हैं। उसके शरीर में जो वसीय तंतु होते हैं वो कम होने लगते हैं तथा वजन
कम हो जाता है, इसकी वजह से शरीर में वजन कम हो जाता है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट कि अत्यधिक क्रियाशीलता। अगर व्यक्ति अत्यधिक कार्य कर रहा है और अगर व्यक्ति अत्यधिक कार्य कर रहा है तो इसके साथ ही साथ अत्यधिक उपापचयात्मक क्रियाशीलता भी देखने को मिलती है। अगर व्यक्ति ज़्यादा कार्य करेगा तो उसके शरीर में जो हो रही है उपापचयात्मक क्रियाएं, यानी कि अपचय और उपचय की जो क्रिया हो रही है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति टाइम टू टाइम खाना खा रहा हो और उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा हो तो उसके शरीर में अपचय और उपचय की क्रिया उतनी उचित मात्रा में अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर अत्यधिक क्रियाशीलता है व्यक्ति में तो अत्यधिक उपापचयात्मक क्रियाशीलता भी देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिएगा कि जब व्यक्ति अत्यधिक कार्य करता है तो उसके शरीर में होने वाले उपापचयात्मक क्रियाओं में वृद्धि देखने को मिलती है, परंतु उस खपत के अनुसार खाद्य पदार्थ न प्राप्त होने पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार से वो व्यक्ति इतना अधिक मात्रा में कार्य कर रहा है उस अधिक मात्रा के अनुसार उसे पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिसकी स्थिति में शरीर में खाद्य पदार्थों की पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से शरीर में अल्पभार और दुबलापन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है तनाव। तनाव जो है वो दुबलापन और अल्पभार की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति मानसिक रूप से क्या है समस्या में है, अस्वस्थ है, तो ऐसी स्थिति में देखिए तनाव और चिंता के कारण व्यक्ति को भूख नहीं लग पाती है, अतः भरपेट भोजन वह नहीं कर पाता है। ये सामान्य सी बात है कि अगर व्यक्ति चिंता में है, चिंता से ग्रसित है तो उसे भूख नहीं लगती है, वो टेंशन में होता है तो खाना पीना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, वो व्यक्ति अल्पभार से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि खाने की आदतें। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने खाने की आदतों में देखिएगा कि पूरा दिन कंटिन्यू खाते ही नहीं हैं, लेकिन एक ही बार खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये जो है ये भी अल्पभार की बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो क्या करना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए और कई बार आप बल्कि ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में ग्रहण कर लिया जाए, इससे शरीर में पाचन क्रियाओं पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। अगला पॉइंट है क्या, रोग। शरीर में विभिन्न प्रकार के जब रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो ऐसे समय में भी आप क्या देखते हैं कि शरीर में दुबलापन और अल्पभार की समस्या हो जाती है। देखिए बुखार, अतिसार, हैजा, रक्ताल्पता, मलेरिया, तपेदिक, पेचिश आदि के दौरान भूख कम लगती है, जबकि खाद्य पदार्थों की मांग अधिक होती है। कहने का मतलब है कि ये सारी जो समस्याएं हैं, ये जो रोग हैं, इन सब रोग की स्थिति में भूख कम लग रही है व्यक्ति को, लेकिन इस स्थिति में खाद्य पदार्थों पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक होती है। लेकिन जब भूख नहीं लगती है, व्यक्ति खा नहीं पाता है, तो शरीर में आवश्यक जो पोषक तत्वों की मांग है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप दुबलापन देखने को मिलता है। इसके बाद है कि पाचन संस्थान में दोष। अगर शरीर में जो पाचन तंत्र हैं, पाचन में सहायक जो भी तंत्र हैं, जो भी अंग हैं, अगर उनमें भी गड़बड़ी हो जाती है, कोई दोष, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो भूख नहीं लगती है, जिससे भरपूर भोजन ना मिलने पर व्यक्ति दुबला हो जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे अल्पभार होने के कारण। अब हम बात करेंगे कि ये जो अल्पभार हो रहा है, ये हो जाने पर क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि शारीरिक शक्ति कम हो जाना। अगर व्यक्ति के शरीर का वजन घट रहा है, अल्पभार हो रहा है, तो उसकी शारीरिक जो शक्ति है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो कमी देखने को मिलती है उसमें। इसके बाद बालकों की वृद्धि रुक जाना, यानी कि अगर कोई बच्चा है छोटा, उसके शरीर में अगर अल्पभार या वजन कम हो रहा है, दुबला हो रहा है, उसके बाल की जो लंबाई बढ़ रही है, जो ग्रोथ का टाइमिंग है उसका, उसमें रुकावट उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बालकों की वृद्धि की अवस्था में उसे पोषक तत्वों की मात्रा उचित मात्रा में उपलब्ध कराने चाहिए। इसके बाद है कि शरीर की ताजगी व स्फूर्ति में कमी। व्यक्ति जो है, जो प्रफुल्लित है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खेल कूद रहे हैं बच्चे, ऐसी चीज़ें उसके अंदर देखने को नहीं मिलती है, बल्कि वो एकदम सुस्त अवस्था में पड़ जाता है। इसके बाद है मांसपेशियों का क्षय होना। जब खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, शरीर में आवश्यक रूप से नहीं मिल पाते हैं,
तो जो मांसपेशियां हैं उनमें जो भी पोषक तत्व हैं उनको भी शरीर ऊर्जा के लिए क्या करता है, अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग कर लेता है। तो ऐसे में हमारे शरीर की मांसपेशियां भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसके बाद है संक्रमण रोगों से लड़ने की क्षमता का ह्रास होना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे शरीर में संक्रमण से बचाव के लिए उनमें कमी देखने को मिलती है, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है, पोषक तत्वों की शरीर में कमी है, तो संक्रमण के दौरान होने वाले जो रोग हैं जो हमारे शरीर में अटैक करते हैं, उनसे जो हमारा शरीर लड़ रहा था उसकी क्षमता कम हो जाती है और रोग देखने को मिलते हैं। इसके बाद यकृत का आकार कम हो जाना, जब शरीर में क्या होगा कि शरीर में जो है उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे, तो यकृत जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, उसका आकार छोटा हो जाता है। और इसके साथ ही साथ बालों के रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जो काले घने बाल देखने को मिलते हैं। ऐसे बालों में पोषक तत्व की मात्रा भरपूर पाई जाती है जो उसके लिए आवश्यक है। बालों के लिए केराटिन प्रोटीन नाम पाया जाता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, और खाद्य पदार्थों में अगर प्रोटीन की मात्रा की कमी पाई जा रही है तो इसकी वजह से व्यक्ति का जो वजन है वो तो कम हो ही रहा है, लेकिन लक्षण में हमें बालों के रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि आखिरकार आदर्श वजन क्या होता है। अगर हम एक आदर्श वजन की बात करें तो देखिएगा कि लंबाई व आयु के अनुरूप जो व्यक्ति की लंबाई है, जो उसकी उम्र है, उसके अनुरूप वजन अगर उस व्यक्ति का है तो वही आदर्श वजन कहलाता है। यानी कि व्यक्ति की लंबाई और उस व्यक्ति की आयु के अनुसार उसका जो वजन है वो क्या कहलाएगा, आदर्श वजन कहलाएगा। लेकिन अगर उस आदर्श वजन से उस व्यक्ति में 10% अगर कमी देखने को मिल रही है तो वो व्यक्ति क्या है, दुबला है। अगर 10% कमी देखने को मिल रही है तो वो व्यक्ति दुबला है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर 20% कम है वजन तो वह व्यक्ति बहुत ही दुबला कहलाएगा। तो इसमें हमने बात की कि अल्प भार के कारण, अल्प भार के लक्षण और आदर्श वजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्प आहार के दौरान हम किस प्रकार से उपचार करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि आहार के द्वारा उपचार करना है, तो सबसे पहले हम आहार के द्वारा उपचार देख लेते हैं। तो पहले आहार, दुर्बल व्यक्ति का आहार अधिक कैलोरी युक्त और अधिक प्रोटीन तथा अधिक वसा युक्त होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति दुबला है उसे हम क्या करेंगे, अधिक कैलोरी युक्त, अधिक प्रोटीन युक्त और अधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थों को देना चाहिए। अब इसमें हम एक एक पोषक तत्वों को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। देखिएगा कैलोरी की अगर हम बात करें तो देखिए प्रतिदिन यदि 500 किलो कैलोरी आहार में अधिक दिया जाए, यानी कि जो व्यक्ति डेली जो अपने आहार में ले रहा है प्रतिदिन की दिनचर्या के दौरान, उससे भी 500 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें बढ़ा देनी चाहिए। कि इतना कैलोरी हमें बढ़ा के देना चाहिए जिससे उस व्यक्ति के दुबलेपन को जल्दी से कवर किया जा सके। ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो फिर भी आप उसको 500 किलो कैलोरी अधिक ऊर्जा देंगे तब उसके लिए वो हानिकारक होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा इसको हम पहले ही पोषण में पढ़ा चुके हैं कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी नुकसान करता है, हानि पहुंचाता है, और अधिक हो जाता है फिर भी नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति दुबला है उसकी बातें की जा रही है कि उसके जो प्रतिदिन दिए जा रहे हैं आहार उससे भी 500 किलो कैलोरी बढ़ा करके देना है, जिस तो क्या होगा उससे दुबले व्यक्ति में सुधार देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे वसा की, कि वसा की अधिकता से पाचन संस्थान में कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हम वसा में अधिकता कर दें एकाएक, जैसे कि कल तक मुझे पता ही नहीं था और आज से ही हम कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएं, तो हमारे शरीर में पाचन जो तंत्र है उसमें भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। इसलिए ये अच्छा होगा कि हमें वसा में सुधार करने के लिए धीरे धीरे वसा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। कब, जब व्यक्ति शरीर से क्या हो, दुबला हो, वजन उसका कम हो। अगला पॉइंट है प्रोटीन। इसमें देखिएगा कि आहार में इनका समावेश अधिक किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का कार्य होता है कि बॉडी को बिल्ड करना, यानी कि शरीर को बढ़ाना, बनाना, उसमें टूट फूट की मरम्मत करना, जो भी तंतु टूटे हुए हों
तो इसमें वसा के बाद जो है प्रोटीन में क्या करना चाहिए कि आहार में इनका समावेश अधिक किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली आदि जो भी हमें जंतु जगत से प्राप्त हो रहे हैं, इन सब को सम्मिलित करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर जो जंतु जगत से प्राप्त जो हमें खाद्य पदार्थ हैं, अगर उन्हें नहीं ग्रहण करना चाहते तो उसके साथ ही साथ देखिएगा कि वनस्पति भोज पदार्थों में दाल जो है प्रोटीन के लिए उत्तम साधन माने जाते हैं। और इसके साथ ही साथ सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन, यानी कि सर्वाधिक प्रोटीन में कितना 43 यानी कि 43% पाया जाता है। इसीलिए देखिए कि ये नॉर्मल बताया गया है। जो ये सोयाबीन है बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, इसीलिए इसे गरीबों का मांस भी कहा जाता है। यानी कि एक जो धनाढ्य वर्ग का व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, जहाँ वो मांस को खा करके अपने शरीर को क्या करता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त कर रहा है, वहीं पे जो गरीब व्यक्ति है वो प्रोटीन की प्राप्ति के लिए क्या करेगा, सोयाबीन को ग्रहण कर सकता है। इसके बाद देखिए खनिज लवण की अगर हम बात करें तो उच्च प्रोटीन व उच्च कैलोरी युक्त आहार अगर आप व्यक्ति को दे रहे हैं, यहाँ पे आप कैलोरी पढ़ रहे हो, प्रोटीन भी पढ़ लिए, तो देखिए उच्च प्रोटीन व उच्च कैलोरी युक्त आहार में इनकी पूर्ति हो जाती है कि इनसे खनिज लवण प्राप्त हो जाता है। अतिरिक्त मात्रा में खनिज लवण देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिएगा विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिनों की पूर्ति है तो पर्याप्त मात्रा में फलों का रस, सब्जियों का सूप, छाछ, लस्सी आदि को क्या करना चाहिए, अपने आहार में शामिल करना चाहिए। किस लिए, विटामिन्स की पूर्ति के लिए। ये रहा हमारा सिर्फ आहार। हम देख लिए कि अल्पाहार के दौरान जो उपचार कर रहे हैं, तो आहार के द्वारा हमने उपचार कर लिया है, ये संशोधन करना था हमें। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि टॉनिक भी देना है। अगर हमें दुबलेपन जो व्यक्ति है उसका उपचार कर रहे हैं, एक आहार के द्वारा, दूसरा हम देंगे टॉनिक के द्वारा। और टॉनिक जो है, दवाइयाँ जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो, टैबलेट के फॉर्म में हो, किस प्रकार से हम उसको लेंगे, तो जो भी लेना है हमें टॉनिक या दवाइयाँ, वो सब चिकित्सक के परामर्शानुसार ही लेना चाहिए। इसके बाद है तीसरा हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो होता है, इसमें क्या होता है कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। यानी कि कभी कभी देखिए क्या होता है कि शरीर में खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में अधिक हो गए हैं, कैलोरी की मात्रा बढ़ गई है, और वो कैलोरी जो है हमारे शरीर में जो बढ़ी हुई है, भले ही वो ज़्यादा है लेकिन उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ रक्त तक ही है, वो रक्त में ही घूम टहल रहा है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, मधुमेह का शिकार हो जाता है। और वो खाद्य पदार्थ को व्यक्ति ग्रहण किया है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो गई है, लेकिन वो रक्त में ही टहल रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ऊर्जा देने का कार्य नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से भी दुबलापन देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि जो भी हम आहार को ग्रहण कर रहे हैं उनका हमारे शरीर में उचित प्रकार से प्रयोग हो। उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग आता है, जिससे कि रक्त में जो उपस्थित ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो रक्त में उपस्थित रहता है उसकी मात्रा को कम करता है। कम करने का मतलब है कि वो शरीर के भिन्न अंगों तक भेज देता है, कि रक्त में ही सिर्फ टहलता नहीं रहता है। इसके बाद है विश्राम। अगर व्यक्ति दुबला है तो उसके लिए क्या चाहिए कि दुबले पतले व्यक्ति को दोपहर में 2-3 घंटे तक नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अगर वो शारीरिक वर्क कर रहा है तो उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने दिनचर्या में 2-3 घंटे तक क्या करे, विश्राम को भी शामिल करें। इसके साथ ही साथ अगर हम व्यायाम की बात करें तो व्यायाम करने से पाचन क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। अपनी दिनचर्या में व्यायाम को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जो पाचन तंत्र हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और हमें भूख लगना जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और जब भूख लगना प्रारंभ हो जाता है तो व्यक्ति भोजन ग्रहण की मात्रा बढ़ने लगती है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो कब्ज हो जाता है शरीर में उसमें भी कमी देखने को मिलती है। इसके बाद व्यायाम के बाद हम देखेंगे कि तरल पदार्थ की अगर हम बात करें तो देखिए कि दुबले व्यक्ति को 1 से 2 बार ही भरपेट भोजन ना देकर, यानी कि इसके पहले भी हमने यही बताया आप लोगों कि जो व्यक्ति है, दुबला व्यक्ति है, उसको आप ऐसा मत करिए कि 1-2 बार में ही अच्छे से भोजन दे दीजिए, उसके बाद मत दीजिए, और जो ये भोजन दीजिए वो मतलब कि एक्स्ट्रा अमाउंट में दे दीजिए। ऐसा नहीं करना है, बल्कि 2 बार 3 बार ही हल्का भोजन दीजिए। और इसके साथ क्या करना है कि
2 ही बार भोजन ना देकर बल्कि 5-6 बार में हल्का भोजन दें। कहने का मतलब है कि दिन में 2 ही 3 बार आप उसको भोजन मत दीजिए, बल्कि उसको 5-6 बार दीजिए, लेकिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही दीजिए। इससे क्या होता है कि भूख बढ़ने हेतु भोज्य पदार्थों में क्या करना चाहिए इसके साथ ही साथ कि जो भूख बढ़ाए। कभी-कभी क्या होता है कि व्यक्ति का पेट तो भर गया होता है, लेकिन खाद्य पदार्थ जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, मिलता है खाने को, वो क्या होता है कि बहुत ही सुंदर होता है, सुगंधित होता है, मनमोहक होता है और अच्छे स्वाद का होता है। तो हमारी इच्छा अंदर से और बढ़ जाती है कि थोड़े से मैं भोज्य पदार्थ को और ग्रहण कर लूँ। तो इससे क्या होता है कि जो दुबला व्यक्ति है, अगर उसके सामने ऐसे खाद्य पदार्थों को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो भोजन को भरपूर मात्रा में कर पाता है और जिससे उसे दुबलेपन से बचाया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने अपने वज़न प्रबंधन की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।